हेलो गाइस अंडरस्को प्यासी दिल की चाहत के नाम से नई दिलचस्पी कहानी स्टार्ट किया है। हर दिन नया एपिसोड पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। चैप्टर 22 मीशा का पता नहीं चलना। कॉलेज में घर के सभी लोग कॉलेज आ गए थे प्ले देखने। अभी सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले को काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंस भरा था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी उसके पास रूही आके कहती है, मिहिर तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाके चेंज। ये सुन मिहिर कहता है, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने जिस फ्रेंड को इसका नो ट्रैक करने को कहा था उसने नो ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया, लेकिन मिशा उस लोकेशन पे नहीं है। रूही भी चिंता करते हुए कहती है, हमें इस 11 बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात ही कर रहे थे तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके आती है। उसे देख के मिहिर कहता है, इश्की तुम भाई से मिशा को ढूंढने कह सकती हो, अगर भाई ये करे तो मिशा का पता कुछ मिनट में ही चल जाएगा। ये सुन इश्की कहती है, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। इस पर रूही कहती है, मिहिर तुम जाके रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, मैं जाके डैड से बात करती हूँ। इस पर इश्की कहती है, हाँ दी आप ठीक कह रही हो। तब मिहिर जाके रेडी होने लगता है और इश्की और रूही अर्नव जी को अपने पास बुलाते हैं। अर्नव जी उनके पास आके कहते हैं, क्या बात है, प्ले के बीच में मुझे ऐसे क्यों बुलाया? पूर्ण विराम। इस पर रूही कहती है, डैड मिशा का रात कुछ पता नहीं चल रहा है। इस पर अर्नव जी शॉक होके कहती है, व्हाट, वो अभी तक घर नहीं आई? रूही कहती है, डैड अभी घर आना तो दूर उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा है, हमने अपने लेवल पे हर तरीके का ट्राई करके देख लिया। अर्नव जी कहते हैं, ठीक है तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाके पता करता हूँ। ये बोल के अर्नव जी वहां से चले जाते हैं और इश्की रूही दोनों वापस प्ले पे फोकस करते हैं। वही दूसरी तरफ अर्नव जी अपने फ्रेंड जो कि एक है उनसे मिशा को ढूंढने कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब स्पीडर लगने लगा था। मिशा ने कभी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मिशा अपने पूरे घर में अर्नव जी के बहुत क्लोज थी। वो दोनों फादर और डॉटर की तरह काम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहते थे, इसलिए मिशा अपनी हर बार उनसे शेयर करती थी और कभी कुछ गड़बड़ करती थी तो अर्नव की को ही बचाने कहती थी। पर यह पहली बार था जब उसने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया और ये तक नहीं बताया कि वो कहाँ है। अर्नव जी भी अब बहुत टेंशन में आ गए थे। उधर सबका प्ले खत्म होता है और उन्हें बहुत सराहना मिल रहा था। सभी लोग अलग अलग आके उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद इश्की, रूही और मिहिर तीनों अर्नव जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, डैड कुछ पता चला? साथ इस पर अर्नव जी कहते हैं, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी निशांत जी, अर्नव जी के फ्रेंड, स्पीक का कॉल आता है। अर्नव जी कॉल रिसीव करते हैं तो सामने से निशांत जी बोलते हैं, अर्नव मैंने पता है, मिशा का फोन एक क्लब में था और मिशा रात को वहां आई भी थी। उसके बाद का सीसीटीवी यहां से गायब है, लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मिशा को किसी लड़के के साथ देखा। तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ एक बार, हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम पहचान लो। ये सारी बात सुनने के बाद अर्नव को और टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहते हैं, ठीक है हम आ रहे हैं। ये बोल के वो कॉल काट देते हैं। अर्नव जी को टेंशन में देख इश्की पूछती है, क्या हुआ अंकल, कुछ पता चला मिशा का? इस पर अर्नव जी कहते हैं, निशांत ने पुलिस स्टेशन बुलाया है, चलो चलते हैं। ये बोल के चारों जा ही रहे थे कि तभी वहां पे कोमल जी आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ है, आप सभी इतने ज्यादा है परेशान क्यों देख रहे हो, और मिशा कहाँ है? जब से कॉलेज आई हूँ उसे ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रही है और घर भी नहीं आई है कल से। कोमल जी की बात सुन के सभी लोग सोचने लगते हैं कि कोमल जी को अब क्या बताए। तभी अर्नव जी बोलते हैं, मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं उसी का पता लगाने। ये सुन के कोमल जी के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, वो गिरने ही वाली थी। तभी मिहिर उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को, मिशा को कुछ आप चिंता मत करे, नहीं होगा। कोमल जी की ये हालत देख के अर्नव जी उनकी आंखों में देख के कहते हैं, कोमल मिशा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा, तुम घर जाओ। कोमल जी उनकी तरफ देखती है फिर अपनी कार की तरफ बढ़ जाती है। पुलिस स्टेशन। सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तभी निशांत जी सभी एक स्केच देखते हैं और पूछते हैं, क्या तुम में से किसी को पता है कि ये कौन है? इस पर रूही कहती है, हाँ ये वही मिशा का फ्रेंड है जिसके साथ मिशा क्लब ही रुक गई थी। निशांत जी कहते हैं, वहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन किसी को उनका चेहरा याद नहीं था। उद्धरण चिन्ह।
फिर निशांत जी आगे कहते हैं, हमने इस लड़के के बारे में पता लगवाया तो पता चला है कि इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के मप का बेटा है। इस पर अर्नव जी कहते हैं, 11 चाहे मप का बेटा है या सीएम का मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस जल्दी से मिशा का पता लगाओ, वरना बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि अगर राजवीर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत जी कहते हैं, हमने अपनी पूरी टीम लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात करना चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इश्की बोलती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मिशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है, बस आप जल्दी से उसे ढूंढ दीजिए। इश्की की बात सुन के निशांत जी कहते हैं, मैं समझ सकता है अभी आप सब पे बीत रही होगी, लेकिन आज हूँ कि सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। आज भी हर एक मिनट पे एक फ आती है, सिर्फ लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस अकड़े की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट होती है। न जाने कितने ऐसा केस होंगे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होती है। निशांत जी की ऐसी बातें सुन के इश्की रोने लग जाती है और वो बाहर जाके राजवीर को कॉल करने लग जाती है, लेकिन राजवीर का कॉल लग नहीं रहा होता है। इश्की बार बार ट्राई करती है, अंत में इश्की गुस्से में आके अपना फ़ोन जमीन पे फेंक देती है और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी उसके पास रूही आती है और कहती है, इश्की प्लीज़ संभालो अपने आप को, मिशा ठीक होगी। इस पर इश्की कहती है, आपने सुना नहीं निशांत अंकल की बातें, क्या क्या कह रहे थे वो, और ये राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा है। क्या फ़ायदा इतने बड़े आदमी होने का जब अपनों को नहीं बचा पाए, क्या फ़ायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम आपने की हिफाजत नहीं कर पा रही है। इस पर रूही कहती है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आज तक हम में से किसी ने कभी किसी को नहीं बताया है कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं। हमें अपना नाम बनाना था, अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं तो सभी कभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता तो किसी को हिम्मत नहीं होती हमारी तरफ आंख उठा के देखने की। इश्की कहती है, दी अब क्या करें, पता नहीं ये सब कब तक मिशा का पता लगाएंगे। रूही कहती है, तुम सही कह रही हो इश्की, पर ही पास ऑप्शन भी तो नहीं है, अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पता। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन चैप्टर नहीं डाला उसके लिए सॉरी, बट माय ऐप से रोज चैप्टर डालेंगी और जो मेरी दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं उन्हें बता दूँ कि मैं आज से उस भी चैप्टर डालेंगी, टू प्लीज यूज भी पढ़े। थैंक यू। 23 मिशा का पता इग्ना। पूरे शहर की पुलिस इस वक्त मिशा को ढूंढने में लग जाती है। तभी पुलिस को कहीं से उस लड़के का पता चल जाता है जिसके साथ मिशा थी। पुलिस ये बात सभी को बता देते हैं तो अर्नव जी निशांत जी को कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुन के निशांत जी भी मान जानते हैं कि तभी इश्की, मेहर और रूही भी कहते हैं, और हम भी जाएंगे डैड, प्लीज अंकल हमें भी ले चले। ये सुन के निशांत जी कहते हैं, नहीं बेटा, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है, तुम सब नहीं जा सकते हो। ये सुन के मेहर कहता है, अंकल जैसा आप कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन प्लीज हमें ले चले। इस बार निशांत जी मान जाते हैं, लेकिन एक वार्निंग के साथ कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुम सब की वजह है, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सुन के तीनों हमें सिर हिला देते हैं। फिर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के उस जगह चले जाते हैं। वो जगह शहर के कुछ दूर जंगल के पास का था। सभी लोग जंगल से दूर ही अपनी गाड़ी रोक देते हैं और निशांत जी गाड़ी से बाहर आके कहते हैं, यहाँ से ही पैदल ही जाना चाहिए, हम किसी को चौकाना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लोग भाग जाएंगे। इस पर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इश्की, रूही और मेहर को कार में ही रुकने को कहा जाता है। जब सभी लोग उस घर के पास पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि घर के आसपास बहुत से गुंडे होते हैं जो घर की प्रोटेक्शन में लगे होते हैं। पुलिस एक एक करके उन सभी गुंडों को बेहोश करती है, फिर आराम आराम से घर के अंदर जाती है। उधर कार में इश्को, रूही, मेहर से बैठा नहीं जा रहा था, उनके लिए एक एक पल भी मुश्किल हो रहा था चार, इसलिए वो भी कार से निकल के उनके पीछे चल देते हैं। घर के पास आके देखते हैं कि सभी गुंडे बेहोश हैं तो वो लोग भी घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वो तीनों पीछे के रास्ते से अंदर जाते हैं जिससे वो पुलिस की नज़रों से भी बच सके। जब वो तीनों अंदर पहुंचते हैं तो एक रूम की उन्हें एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। जैसे ही ये आवाज़ तीनों के कान में जाती है उन तीनों के मुंह से एक ही नाम निकलता है, मिशा। ये आवाज़ ही काफ़ी था उन तीनों के दिल में दर्द को पैदा करने के लिए, क्योंकि इस आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि मिशा इस वक्त कितने दर्द में होगी और अब तक कितना कुछ सह चुकी होगी। वही पुलिस भी घर के अंदर आ चुकी थी। निशांत और अर्नव जी के कानों में भी आवाज़ पड़ी। उन सभी ने उस रूम की तरफ देखा जहाँ पे इश्की, रूही और मेहर भी खड़े दिखाई दिए। निशांत जी जल्दी से ऊपर आए और तीनों को साइड किया। रूम से आवाज़ और दर्द भरी होती जा रही थी, जिसे सुन के इश्की के आंखों से आंसू आने लग गया था। निशांत जी सभी को ऑल्टर करके
एक झटके के दरवाजा खोलते हैं तो अंदर का नजारा काफी था उन सभी की आंखें नम करने के लिए। अंदर मिशा बिना कपड़ों के बेड पे बेजान सी पड़ी हुई थी और उसके आसपास करीब 4 लड़के होंगे और 2 लड़के आराम से सोफे पे बैठे हुए बियर पी रहे थे और वो चारों मिशा के साथ जबरदस्ती किए जा रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने पुलिस को गेट पे देखा सभी वहां से भागने को पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया हुए, लेकिन इश्की और रूही मिशा की हालत देख के भागते हुए उसके पास आए और वहां पड़े ब्लैंकेट से कवर करते हैं और मिशा को अपने गले से लगा लेते हैं। जब अर्नब जी मिशा की ये हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन की हट जाती है। मिशा इश्की और रूही की लगे लग के जोर जोर से रोने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी मिहिर कहता है, जल्दी चलो हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, और ये कह के मिहिर उसे गोद में उठा लेता है और मिशा को लेके भागते हुए उस घर से बाहर आता है। तभी अर्नब जी आके कहते, मिहिर मिशा को घर लेके चलो, डॉक्टर्स वही आ जाएंगे। इस पर मिहिर हाँ में सिर हिलाया है और मिशा को इश्की और रूही की सीट पे देके खुद कार ड्राइव करने लग जाता है। मिहिर आज कार बहुत तेज ड्राइव कर रहा था और पीछे मिशा बेहोशी में भी दर्द से चीख रही थी, जिसे देख सभी की आंखें नम थी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते एक बार फिर से मिहिर मिशा को गोद में लेता है और अंदर की तरफ भागता है। घर के अंदर कोमल जी परेशान सी इधर उधर टहल रही थी। जैसे ही वो मिहिर को अंदर आता देखती है तो उसकी तरफ बढ़ती है, पर अगले ही पल उसके कदम रुक जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र मिहिर के हाथों में थमी हुई मिशा पे जाती है, जिसकी हालत ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उसके साथ क्या हुआ है और वो कितने दर्द में है। मिशा की ये हालत देख घर के सभी सर्वेंट भी शॉक हो जाते हैं और सभी की आंखें भी नम हो जाती है। कोमल जी भूत बने एक जगह पे खड़ी रह जाती है। तभी उनकी नज़र अर्नब जी पे जाती है। वो उनके पास आके उनसे पूछती है, ये मिशा को क्या हुआ है? आपने मुझे से वादा किया था कि उसे कुछ नहीं होगा, फिर आपके रहते मेरी मिशा को क्या हो गया? कोमल जी की बात का जवाब दिए बिना अर्नब जी मिशा के रूम में तरफ बढ़ जाते हैं और कोमल जी भी भाग के मिशा के पास जाती है। तभी बहुत से डॉक्टर्स मिशा के रूम में आते हैं और मिशा की हालत देख समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर सभी को बाहर जाने कहते हैं, लेकिन इश्की उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंदर रहने दिया जाए, तो डॉक्टर्स मान जाते हैं। पूरी ट्रीटमेंट के दौरान इश्की ने मिशा का साथ पकड़ रखा था। मिशा के शरीर के निशान देख वो रोने लग जाती है। तभी एक लेडी डॉक्टर इश्की को कहती है, बेटा ऐसे कमजोर नहीं पड़ते हैं, अभी तो तुम्हें इसे भी संभालना होगा ना, तुम खुद ऐसे टूटोगी तो कैसे चलेगा? ये बोल वो इश्की के सिर पे हाथ रखती है, फिर इश्की से कहती है, ये कुछ देर बेहोश रहोगी, फिर जब होश आएगा तो पैनिक अटैक भी आ सकते हैं, तो इसे संभाल लेना। ये बोल डॉक्टर्स बाहर आते हैं। बाहर आके वो सभी को देख के कहती है, मिशा के शरीर पे बहुत से चोट है, उसके साथ ये दरिंदगी पता नहीं कितनी बार हुआ है और कितनों ने किया होगा। ये सारी बात तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी वक्त है आप सभी का हिम्मत रखने का, उस बच्ची को भी आप सभी को संभालना है, इसलिए आप सभी को स्ट्रॉन्ग रहना होगा। ये बोल के डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। अंदर रूम में इश्की मिशा का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी कि तभी उसे मिशा की फुसफुसने की आवाज आती है। इश्की अपने कान को नीचे ले जाके सुनती है कि मिशा क्या कर रही है। मिशा बेहोशी की हालत में ही बोलती है, दो मुझे, तुम नहीं जानते हो मेरे भाई को, वो छोड़, सभी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम सभी के टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे, छोड़ दो मुझे। मिशा की मुंह से ये सब सुन के इश्की को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस भाई के बारे में वो बोल रही है उसे तो शायद उसकी हालत का अंदाजा भी नहीं होगा। इश्की अपने मन में कहती है, कितनी उम्मीद होती है एक बहन को अपने भाई से कि वो उसे हर एक मुश्किल से बाहर निकाल लेगा, पर यहाँ जब तुम्हें उस भाई की जरूरत पड़ी तो वो यहाँ थे ही नहीं। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ मिशा, राजवीर उन सभी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लेंगे वो। ये बोल के इश्की मिशा के रूम से बाहर आती है और रूही को मिशा के पास जाने के लिए कहती है। फिर इश्की अपने रूम में जाके मिहिर के फोन से समर को कॉल लगती है। समर भी 2-3 बार कॉल रिसीव नहीं करता, पर इश्की बहुत बार ट्राई करती है। काफी कॉल के बाद समर कॉल पिक कर लेता है। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोग नहीं चाहते कि मीशा के साथ कुछ हो, लेकिन ये स्टोरी का एक ट्रैक है, इस बात से आप सभी को दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो हम सभी स्टोरी कैरेक्टर को रियल मैन लगते हैं, बट एज किसी के साथ कुछ गलत होता है या बुरा वक्त आता है तो बहुत जल्द हाय अच्छा वक्त भी आता है। मुझे भी लिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, बट आखिर ये एक स्टोरी है, आपको आगे ये पढ़ने में अच्छा हाय लगेगा। आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू। चैप्टर 24 राजवीर का वापस आना और मीशा की क्या करना। समर इश्की का कॉल पिक करता है तो सामने से इश्की कहती है, समर राजवीर कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। इश्की की बात सुन के समर कहता है,
मैम सर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। इस पर इश्की कहती है, डोंट केयर, तुम अभी के अभी मेरी उनसे बात करवाओ। समर आखिर में इश्की की बात मान ही जाता है और मीटिंग रूम में जाता है जहां राजवीर बिजी था। समर राजवीर के बगल में जाके धीरे से उससे कहता है, सर इश्की मैम आपसे कुछ बात करना चाहती है। मैंने कहा कि आप बिजी है पर वो नहीं मानी। इस पर राजवीर सभी को मीटिंग रूम से बाहर जाने को कहता है। फिर समर के हाथ से फोन लेके कहता है, हेलो। इश्की जैसे ही राजवीर की आवाज सुनती है वो अपने आंसू नहीं रोक पाती है और अपनी रोती हुई आवाज में कहती है, राजवीर आप प्लीज वापस आ जाइए। इश्की को रोता देख राजवीर को बहुत ज्यादा इश्की की चिंता होती है और वो पूछता है, क्या हुआ है इश्की, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। इस पर इश्की बस इतना ही कहती है, आप प्लीज वापस आ गए। राजवीर कहता है, हाँ ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं अभी निकल रहा हूँ, बस तुम रोना बंद करो। उसके बाद राजवीर इश्की का कॉल कट करता है और समर से कहता है, जल्दी से जेट रेडी करवाओ। इस पर समर कहता है, बट सर अभी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है। ये सुन राजवीर कहता है, तो उन मीटिंग्स को कैंसिल कर दो, मेरे लिए इश्की से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जिस पे समर कहता है, ठीक है सर मैं जेट रेडी करवाता हूँ। दूसरी तरफ इश्की अपने रूम में रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो उठ के अपना फेस वॉश करती है और मिशा के पास जाती ही तो इश्की देखती है मिशा को होश आ गया है और वो कोमल जी के गले लग के कुछ नहीं बोल रही होती है और न ही कुछ खा रही थी। सभी उसे खिलाने की कोशिश में लगे थे क्योंकि उसने कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन मिशा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। वो एक भूत की तरफ चुपचाप बैठी थी। इश्की उसके पास जाती है और वो भी उसे खिलाने का ट्राई करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। सभी लोग की आंखें नम होती है। उसकी ये हालत देख के दादी जी कहती है, ये अचानक से क्या हो हमारे घर? मेरी फूल सी हंसती खेलती बच्ची को किसकी नजर लग गई? उनकी बात सुन के कोमल जी कहती है, जरूर मेरे ही पापों की सजा मिशा को मिल गई। कोमल जी ये बोल के रोने लग जाती है। तब अर्नव जी आके उन्हें लेके चले जाते हैं। रूही दादी जी कहती है, दादी आप भी जाए, हम हैं न, हम मिशा के साथ रहते हैं। तभी मिहिर दादी जी को अपने साथ लेके चला जाता है। रूही और इश्की एक बार फिर से मिशा को खिलाने का ट्राई करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो दोनों मिशा के पास बैठे होते हैं और बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ जाती है। रात को कई बार मिशा नींद में चिल्ला के उठती है तो इश्की और रूही बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा सुलाते हैं। सुबह का वक्त इश्की उठ के अपने रूम में आती है फ्रेश होने और अपने रूम में ही और राजवीर का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद राजवीर घर में एंटर होता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज पहली बार था जब सुबह के वक्त हॉल में कोई घर का मेंबर नहीं था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। सभी सर्वेंट भी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहे थे। उन्हें भी इस बात का होश नहीं था कि घर में राजवीर आया है, क्योंकि हमेशा जब भी राजवीर घर में एंटर लेता तो उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती थी सभी लोगों के लिए। लेकिन आज किसी को जैसे पता ही नहीं चला है कि राजवीर आ गया है। राजवीर सीधा अपने रूम में जाता ही जहां देखता है इश्की सोफे पे बैठी होती है। वो अंदर जाके इश्की को आवाज़ देता है। जैसे ही इश्की राजवीर की आवाज़ सुनती है और उसकी तरफ भाग के आती है और जोर से उसे गले लगा लेती है, फिर रोने लग जाती है। एक बार फिर इश्की को रोता देख राजवीर परेशान हो जाता है और बोलता है, इश्की क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम फ़ोन पे भी रो रही थी, देखो मेरी तरफ मैं आ गया हूँ, अब बताओ क्या हुआ है। राजवीर की बात सुन के इश्की अपनी रोती हुई आवाज़ में कहती है, वो मिशा। ये बोल के वो फिर से रोने लग जाती है। ये सुन के राजवीर इश्की को खुद से दूर करता है और उसके गाल पे हाथ रख के कहता है, चुप हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ है। ये सुन के इश्की राजवीर को सारी बात बताने लग जाती है। जैसे जैसे इश्की राजवीर को बातें बताई जा रही थी वैसे वैसे ही राजवीर को गुस्सा चढ़ते जा रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है। फिर इश्की को कहता है, चलो मिशा के पास चलते हैं। ये बोल के राजवीर इश्की का हाथ पकड़ता है और उसे लेके मिशा के रूम में जाता है। इस वक्त मिशा के रूम में मिहिर और रूही होते हैं। जैसे ही उन दोनों की नज़र राजवीर पे जाती है, दोनों ही बेड पे से खड़े हो जाते हैं। राजवीर बस एक टक मिशा को देख रहा होता है जो चुपचाप बेड पे बैठी होती है। राजवीर अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और जाके उसके सामने बैठ जाता है। मिशा जैसे ही अपने सामने राजवीर को देखती है तो उसने आंखों में जो आंसू उसने रोक हुए थे वो एक एक करके बहने लग जाते हैं और वो राजवीर के गले से लग जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। राजवीर भी उसे अपने गले लगा के रोने दे रहा था और धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद राजवीर इश्की की तरफ देख के पूछता है, खाना खाया है इसने? ये सुन इश्की ना में अपनी गर्दन हिला देती है और टेबल से खाने की प्लेट उठा के राजवीर को देती है। राजवीर इस प्लेट को पकड़ के मिशा को खुद से थोड़ा दूर करता है और उसे खिलाने लगता है।
मिशा भी राजवीर के हाथों से खाने लगती है। घर के सभी लोग भी इस वक्त मिशा के रूम में आ गए थे और जब कोमल जी राजवीर को मिशा को खिलाते देखती है तो उनकी आंखें नम हो जाती है। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, सिर्फ इश्की, रूही, मिहिरी बचते हैं। राजवीर मिशा को सारा खाना खिला देता है, फिर उसे दवाई भी खिला देता है। मिशा फिर से राजवीर के गले लग जाती और उससे कहती है, भाई आप उन सभी को नहीं छोड़ेंगे ना? इस पर राजवीर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम चिंता मत करो, बस आराम करो। थोड़ी देर बाद मिशा को नींद आ जाती है और राजवीर उसे अच्छे से सुला देता है। फिर उठ के इश्की का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ रूम में लेके चला जाता है। रूम में जाके राजवीर किसी को कॉल करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। इश्की सोफे पे बैठी होती है, उसे नहीं पता चलता है कि राजवीर ने कॉल पे क्या बात की है। कुछ देर बाद राजवीर इश्की के पास आता है और उसे गले लगा के अपनी आंखें बंद कर लेता है। शायद ये देख के वो भी अंदर से दुखी हुआ, इसलिए उसे कुछ सुकून चाहिए। मैं कुछ थोड़ी देर तक राजवीर ऐसे ही इश्की को गले लगा के रखता है, फिर उठ के कहता है, काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मिशा के पास जाओ, ध्यान रखना उसका और तुम प्लीज मत रोना। ये बोल के राजवीर इश्की के फोरहेड पे किस करता है और वहां से चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, बट ये स्टोरी है और स्टोरी में ट्विस्ट एंड ट्रून आते हाई है। ये मेरी स्टोरी का ट्रून है जो आप में से बहुत को पसंद आया और बहुत को नहीं आया, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज स्टोरी के साथ बने रहे। शायद अभी आपको ये ट्रैक अच्छा नहीं लग रहा है, पर इससे जब आगे की चॉइस लिंक होगी तक अच्छा लगे। द स्टोरी को एक हैप्पी नोट पे हाई एंड होना है और स्टोरी का हर ट्रैक एक हैप्पी नोट पे एंड होगा, तो ट्विस्ट की वजह से स्टोरी पढ़ना ना छोड़। ये स्टोरी मैं लिख रही हूँ एंड आई नो मैं क्या सोच में लिख रही हूँ, तो प्लीज जस्ट बिकॉज अ ट्विस्ट आप पूरी स्टोरी का ना जज करे। थैंक यू।